हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल सोशियो नोट्स के माध्यम से मैक्स वेबर द्वारा प्रदर्शित आदर्श प्रारूप की अवधारणा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, आदर्श प्रारूप मतलब आइडियल टाइप्स। ठीक, आदर्श प्रारूप ये मैक्स वेबर के द्वारा रचित एक महान अवधारणा है जो कि वेस्टनहाइन या हार्मोनिटिक्स से ही प्रभावित है। ठीक है, इसमें सोशल फैक्ट भी आ जाएगा, मतलब सामाजिक क्रिया भी इसके अंदर आपको इंक्लूड मिलेगी। एक्चुअली इसको पढ़ने से पहले मैं इसको हल्का सा एक हिंट दे देता हूँ जिससे कि समझने में आपको आसानी हो कि आदर्श प्रारूप आखिरकार है क्या। देखिए, आदर्श मतलब आइडियल। कोई चीज़ आइडियल तभी होती है जब उसका ज्ञान या उसका व्यवहार लॉजिकल फैक्टर्स पर हो। ठीक है, लॉजिकल फैक्टर्स मतलब तो वैज्ञानिकता के आधार पर हो। ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फटाफट और उसके बाद उसको पर लाइन में इसको एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ। आदर्श प्रारूप की अवधारणा, और शुरुआत में देखा जाए तो इनका जीवन परिचय है मैक्स वेबर जी का आदर्श प्रारूप के माध्यम से। ठीक है, तो वह तो खैर आपको अंडरस्टूड होगा नो डाउट, तो उसको इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, हम सीधे हम टॉपिक पर ही बातचीत करेंगे। तो आदर्श प्रारूप का तात्पर्य कुछ वास्तविक तथ्यों के तर्क संगत आधार पर अर्थात अवधारणाओं का निर्माण करना है। वही साफ साफ यहाँ पर भी कह रहे हैं, लॉजिकल फैक्टर के साथ ही अगर आप काम करेंगे तो ही आप अपने मतलब निर्णय तक या परिणाम तक या अनुसंधान तक या समस्या तक पहुँच पाएंगे। ठीक है ना। विश्लेषणात्मक प्रयोजन के लिए कोई भी वैज्ञानिक किसी भी तथ्य या घटना के आदर्श प्रारूप का निर्माण कर सकता है। सीधी सी बात है, कोई भी वैज्ञानिक मतलब हम आप कोई भी एनीवन। ठीक है ना, यदि वो विश्लेषणात्मक मतलब विशेषताओं के आधार पर और वैज्ञानिकता की पद्धतियों के आधार पर अगर वो फैक्ट्स को समझता है, तथ्यों को देखता है, घटनाओं को समझता है और उनको क्रम से लगाता है और उसके बाद उनको क्लियर करता है, तब वो आदर्श प्रारूप कहलाएगा। बहुत सिंपल अर्थों में इसको देख लीजिए कि कोई अगर परिकल्पना बनाई गई है, कोई अगर काम किया गया है, तो अगर उसको आप सही तरीके से सही क्रम में अगर एक्सप्लेन कर देते हैं तो आगे वाले के आंखों में चित्र बन जाते हैं, है ना। तो ये चित्र बनना ही आदर्श प्रारूप का ही एक उदाहरण है। ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में, किसी घटना, वस्तु या वर्ग विश्लेषण की समस्त आवश्यक विशेषताओं का संपूर्ण या लगभग संपूर्ण रूप से चित्रण करने की विधि आदर्श प्रारूप के नाम से जाने। तो वो देखिए चित्रण की बात यहाँ पर भी कह रहे हैं। ठीक है ना। तो ये मतलब आप किसी चीज़ को जब एक्सप्लेन करते हैं या किसी चीज़ पर अगर आप रिसर्च करते हैं तो इस तरीके से करिए करिए कि आगे देखने वाला या सुनने वाला या आप जब समझा रहे हो तो उसका एकदम क्लियर डायग्राम उसके मन में आ जाए, तब वो आदर्श प्रारूप कहलाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब कि आपने जो रिसर्च की है वो एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक सभी तथ्यों का आपने सही तरीके से प्रयोग किया है और उसको सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है ना। इसमें मतलब किसी प्रकार की उसमें कमी नहीं है ना। ये वाली बात देखिए, मैक्स वेबर जी कुछ कह रहे हैं आगे। मैक्स वेबर जी कहते हैं कि यदि आदर्श प्रारूप को समझना है तो सामाजिक घटनाओं की प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति को लागू नहीं किया जा मतलब प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति को लागू नहीं किया जा सकता। मतलब अगर घटनाओं को समझना है तो उसमें वैज्ञानिकता की या साइंटिफिक रीजंस के आधार पर ही उनकी टेक्निक्स को ही हम प्रमाणित तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी परिकल्पनाओं को या दूसरी चीज़ों को, प्राकृतिक चीज़ों को हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। वे बताते हैं कि तर्क संगत कार्य कारण आदि कारणों को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक घटनाओं को पहले समानताओं के आधार पर कुछ संवैधानिक श्रेणियों में बांटा ना जाए। देखिए यहाँ पर भी बांटने की बात हो रही है। ठीक है, देखिए जब होता है, जब आपने रिसर्च मेथोलॉजी शुरुआत में भी पढ़ी होगी तो टेबुलेशन एक शब्द सुना होगा, मतलब सारणीय जिसे हम लोग कहते हैं, वर्गों में बांटना। जब आप सर्वे करने जाते हैं फील्ड में, उसके बाद वहाँ पर इंटरव्यू लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो भी है डेटा कलेक्शन करते हैं, देन डेटा कलेक्शन करने के बाद उनको आप टेबुलेशन करते हैं। तो टेबुलेशन के बाद क्या होता है, हर क्वेश्चन शीट में जो भी आंसर्स होते हैं उनके लिहाज से जो डेटा आपने सबमिट किया होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग टेबुलेशन के माध्यम से अलग अलग वर्गीकृत कर देते हैं और हर घटना पर हम लोग अलग अलग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि हर घटना पर हम अलग अलग घटनाओं के मतलब इसमें घटनाओं को पहले समानताओं के आधार पर सैद्धांतिक मतलब जिसमें जो कॉमन होंगी उनको अलग कर देंगे, जो अनकॉमन होंगी उनको अलग कर देंगे और तब जाकर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। जैसे हम लोग जैसे मान लीजिए
एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, परिवर्तन एक चीज़ आपने सुनी होगी, सोशल चेंज, ठीक है ना। तो परिवर्तन में वैसे तो जो चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं वो तो ठीक है, जो चीज़ें मतलब कहने मतलब है कि जो चीज़ें लगातार चलती चली आ रही हैं उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जो चीज़ें परिवर्तित हुई हैं तो उसमें पहले और मतलब पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जब तुलना करते हो तो तुलना करने के बाद जो चीज़ें कॉमन मिलती हैं उनको हटा दो, जो अनकॉमन मिलती हैं वही परिवर्तन कहलाता है। ये बात अलग है कि वो नेगेटिव में जाए पॉजिटिव में जाए, वो सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है ना। तो हमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तर्क संगतता और वैज्ञानिकता, कार्य कारणों संबंधों, है ना, और वैज्ञानिक पद्धतियों और इस क्रम का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है, और उनको सही तरीके से आपने डिवीज़न नहीं किया है तो आप अपने परिणाम तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। आगे देखिए, वेबर जी ने 3 भागों पर विश्लेषण पर जोर दिया है कि अध्ययन कार्य में तर्क संगत ढंग से नियंत्रण, संदेह रहित तथा प्रयोग सिद्ध होकर अध्ययन किया जाना चाहिए। मतलब आप संदेह ना रखें अपने माइंड में कि ये होगा कि नहीं होगा, ये उत्तर सही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये परिभाषा सही से आएगी कि नहीं आएगी। जितने भी वैज्ञानिक काम करते हैं कहीं ना कहीं संदेह होता है, नो डाउट, लेकिन अगर स्टेप सही हैं, पद्धतियों का सही से प्रयोग किया गया है, टूल सही से प्रयोग किए गए, तो डेफिनेटली आप अपने परिणाम तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ठीक है। फिर आदर्श प्रारूप के कुछ 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे आदर्श प्रारूप का निर्माण कर्ता की क्रिया की इच्छा अर्थात अर्थ के अनुसार, भी सीधी बात है, इच्छा। आप अगर कोई अनुसंधान कर रहे हो तो पहली बात है आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप क्या काम करने जा रहे हो, और उसकी आपकी इच्छा, आपके मनोबल, आपकी ललक, आपकी तार्किकता पर ही डिपेंड करेगा। अगर उसमें मनी नहीं लग रहा है आपका तो सीधी बात है आप आनन फानन में करके उसको क्लियर कर दोगे तो वो सही रिसर्च नहीं कहलाएगी, वो आदर्श प्रारूप नहीं कहलाएगा। दूसरा पॉइंट, आदर्श प्रारूप सब कुछ का वर्णन नहीं कर सकता, ये बात भी सच है। आगे लिखा है अर्थात कुछ तत्वों को विशुद्ध रूप में प्रस्तुत कर सकता है और भ्रांत तर्क को जानबूझकर छोड़ देता है। देखिए, भ्रांत तर्क तो आपने पैरेटो जी के अनुसार पढ़ा ही था, भ्रमित कर देता है जो, ठीक है। तो देखिए, कोई भी रिसर्च जब की जाती है तो कहीं ना कहीं वो 100%, तो लोग कहते हैं हाँ 100%, मैं मानता हूँ 100%, बट 100% कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं उसमें शुद्धताएं या अशुद्धताएं तो हमेशा रहती ही रहती हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भ्रम में डालती हैं। इसीलिए कहता ना, पुराने ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान की खोज। अगर पुराना ज्ञान इतना सटीक था तो नए ज्ञान की खोज ही नहीं होती। तो इसका मतलब क्या, समय अंतराल बीत जाने के बाद हमको पुराने ज्ञान को, पुराने इतिहास के पन्नों को दोबारा पलटना पड़ता है, और उसमें आई हुई कमियों को वर्तमान स्टडी के माध्यम से, जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करना पड़ता है, जो चीज़ें अच्छी होती हैं उनको सामने ला कर रख देना होता है। तो लगातार हमको पुराने सिद्धांतों को या पुरानी पद्धतियों पर लगातार काम करते रहना पड़ता है, तब जाकर हमको नए ज्ञान की खोज होती है, ठीक है। तो जो भ्रांत तर्क है यहाँ पर भ्रमित कर देने वाला चीज़ है, वो एक डाउट है जो कि हर सिद्धांत में कहीं ना कहीं रहता ज़रूर है। थर्ड पॉइंट, आदर्श प्रारूप साधन या उपकरण के रूप में ठोस ऐतिहासिक तत्वों का चुनाव करता है। ऐतिहासिक तत्व वही तत्व, ठोस मतलब आपने अगर रिसर्च की है तो उसका जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो बुनियादी होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, समझने योग्य, तभी वो ठोस होगा, ठीक है ना। और ठोस तभी होगा या तार्किकता तभी होगा, अडिग तभी होगा जब उसका सही तरीके से काम किया गया होगा। अतः आदर्श प्रारूप को सामाजिक क्रिया की अवधारणा के आधार पर भी समझा जा सकता है। जैसे सामाजिक क्रिया के आधार पर इसको समझ लेते हैं आप। सामाजिक क्रिया कोई भी मानवीय दृष्टिकोण का कार्य है जिसका संबंध कर्ताओं के अर्थपूर्ण व्यवहार से है, चाहे वह कार्य करने की असफलता को स्पष्ट करता हो या निष्क्रिय स्वीकारोक्ति को। मतलब कहने मतलब ये है कि अगर कोई एक्शन, मतलब आपने लॉजिकल और अनलॉजिकल एक्शन के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अर्थपूर्ण तरीके से अगर कोई व्यवहार किया जा रहा है, उसमें भले ही क्या कहते हैं कि 98% आपके जीतने के या सफल होने के चांसेस है और 2% आपके असफल होने के चांसेस है, लेकिन तब भी वो आदर्श रूप कहलाएगा, ठीक है। अतः शारीरिक अथवा मानसिक दोनों प्रकार से किए जाने वाले कार्य को हम क्या कहेंगे, सामाजिक क्रिया कहेंगे। लेकिन वही है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से होगा, लेकिन उसमें लॉजिकल फैक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है जिसको आप सिद्ध कर सकें, प्रमाणित कर सकें। आगे लिख रहे हैं, वेबर के अनुसार जिन कार्यों को करने में कर्ता की प्रेरणाओं पर दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण और क्रियाओं का प्रभाव पड़ता हो तथा जो कार्य दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करते हो तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, सामाजिक क्रिया कहेंगे। लेकिन वही सही बात है कि दृष्टिकोण,
देखने का तरीका, क्रियाओं का प्रभाव। तो आप मतलब कोई भी आप कहीं पर भी हो, कहीं पर भी कुछ भी काम करते हैं, तो अगर उसका व्यवहार करने का तरीका ठीक नहीं है, ठीक है, मोटो सही नहीं है, लक्ष्य सही नहीं है, तो उस वो आपके इस कार्य पर किसी का भी लोगों का असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रभावित करने वाला कार्य होना, और प्रभावित करने वाला कार्य वही होगा जिसमें लॉजिकल फैक्टर्स का प्रयोग किया गया होगा। आगे देखिए, सामाजिक क्रिया की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण होती है, तो खैर सिंपल सी है। अतीत, वर्तमान, भविष्य के व्यवहारों को प्रभावित करती है। सामाजिक क्रिया वाह्य क्रिया, सामाजिक क्रिया एक वाह्य क्रिया है। ठीक है, हाँ सीधी बात है, क्योंकि इसमें पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक सामाजिक क्रिया का आधार नहीं होता है, मतलब हर कुछ चीज़ों का आधार होता है और कुछ चीज़ों का आधार नहीं होता है। ठीक, फिर आता है आदर्श प्रारूप का संबंध। इसमें बताया गया सामाजिक क्रिया के साथ कि आदर्श प्रारूप का निर्माण तभी हो सकता है जब कोई कर्ता किसी घटना के विशेष में क्रिया कर सकता हो, अतः नहीं, जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक आदर्श प्रारूप का निर्माण नहीं हो सकता। आदर्श प्रारूप तथा क्रिया एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्रिया को करने के लिए ऐतिहासिक जानकारी जरूरी है, तभी उसके बारे में कोई चित्रण किया जा सकता है। सीधी सी बात है। मतलब देखिए, रिसर्च करना भी तो एक कार्य है, क्रिया है। ठीक है, तो कोई भी रिसर्च करने से पहले आपको उसका एरिया, रिसर्च फील्ड, डेटा कलेक्शन, ठीक है, और उससे संबंधित पुराने सिद्धांत, सभी पर जानकारी करना ज़रूरी होता है। तभी तो वो आपकी रिसर्च आदर्श कहलाएगी, मतलब आइडियल कहलाएगी। और इसके लिए आपको जो एक्शन करना होगा वो लॉजिकल होना चाहिए। तो इस प्रकार से सोशल एक्शन और आइडियल प्रारूप, मतलब ये जो आइडियल है ना, आइडियल रूप जो है आपका, आदर्श प्रारूप जो है, आइडियल जो टाइप्स हैं, उनमें सिमिलरिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और इसी को इन्होंने वेस्टर्न हीन के साथ भी जोड़ा है। तो देखिए, वेस्टर्न हीन में देखिए व्याख्यात्मक बोध आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि लॉजिकल फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है ना। एक चित्रकार जब कोई चित्र बनाता है या मूर्तिकार जब कोई मूर्ति बनाता है, तो उसके अंदर चला जाता है। तो अंदर जाने से मतलब क्या होता है, सही तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेस्टर्न हीन और ये सोशल एक्शन और आइडियल टाइप्स, ठीक, ये आपस में सब सिमिलर हैं। और मेन उनका जो बेस है वो क्या है, मतलब वो आपका ये क्या कहते हैं, तार्किकता, है ना, रिसर्च। ठीक, सामाजिक क्रिया को वैज्ञानिक बोध की व्याख्या करने के लिए वेबर ने वेस्टर्न पद्धति का प्रयोग किया। ये एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा कोई अध्ययनकर्ता स्वयं को क्रिया करने वाले कर्ता की स्थिति में रखकर क्रियाएं करता है। सीधी बात है, स्थिति में रखकर मतलब यहाँ पर है कि अगर उसके स्थान पर हम अपने आप को रख देते हैं तो डेफिनेटली हम उस चीज़ों को या उन रहस्यों को सामने निकाल सकते हैं। यही वेस्टर्न हीन कहता है। इसको शुरुआत में हार्मोनेटिक्स कहा गया था। ठीक है ना। वेस्टर्न हीन पद्धति का अध्ययनकर्ता के विचारों और भावनाओं तथा सहभाग करने के लिए उनकी मानसिक स्थिति में इस तरह अपने आप को क्रिया के माध्यम में ले आता है जिससे उसी के विचारों और अर्थ को किसी विशेष व्यवहार के रूप में समझा जा सके। मतलब आप तभी उसी के अंदर जा सकते हैं या उसी के रूप में मानसिकता को ला सकते हैं जब तक उसके को समझे नहीं, है ना, उस चीज़ को, डेटा को या उस व्यवहार को समझेंगे नहीं। और समझने के लिए आपको लॉजिकल फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी साथ इन्होंने बताया है, वेबर ने वेस्टर्न हीन पद्धति को समझने के लिए कुछ प्रयत्न बताए, जैसे परिस्थिति है, मतलब सिचुएशन, व्यक्तिगत प्रभाव है जो आप पर पड़ेगा या आपका किसी और पर पड़ेगा, प्रभाव का मूल्यांकन करना, मतलब उसको स्टडी करना है सही से, हितों और मूल्यों के अनुसार साधनों का निर्धारण करना, साधनों का निर्माण मतलब टूल्स का निर्माण करना कि किस तरीके से, किन प्रयोजनों के माध्यम से हम अपने परिणाम तक पहुंच सकते हैं। फिर क्रिया, प्रयोजन, परिस्थिति पर प्रभाव, मतलब सिचुएशन पर भी आपका प्रभाव होना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए। उसी साथ वेस्टर्न पद्धति, आदर्श प्रारूप एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दोनों में ही कर्ता व्यक्ति के भावनाओं में सहभाग करता है और उसका चित्रण तैयार करता है। चित्रण मतलब उसको, उसकी थ्योरी को तैयार करता है और बाद में आपका सुंदर सा एक क्या हो जाएगा, न से निष्कर्ष हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि जो वेस्टर्न हीन है, आदर्श प्रारूप है और सोशल एक्शन आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं। और उनका बेस क्या है, तार्किकता, लॉजिकल फैक्टर, रिसर्च। ठीक है, और तब जाकर वो एक नया रूप प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसी साथ मैं आप आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा, कोई अच्छा टॉपिक और या डिमांड के अनुसार मैं एज पॉसिबल एज जल्दी यूट्यूब पर फिर से डालूंगा। ओके, थैंक यू बच्चों।